एकेडमी प्लस। आज अपन बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसके पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि कंक्रीट की हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट किया था। कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका जो स्ट्रेंथ वगैरह होता है उसके बारे में हमने बात की थी। और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने लिमिट स्टेट डिजाइन फिलॉसफीज के बारे में भी पूरा मैंने बात कर लिया है। ठीक है, तो कंक्रीट में स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, फिर उसके बाद हमने और अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। आज अपन आगे चलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो होता है आपको स्टील के लिए पता होगा, जैसे FE250 के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमने जब मैं आपको WSM, LSM और ULM का मैं डिफरेंस जब बता रहा था तब मैंने एग्जाम्पल में क्या बोलते किसको लिया था, मैंने FE250 के ग्राफ को लिया था और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पर हम उसके स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ को हम बहुत अच्छे से डील करते हैं, किसके FE250 का। लेकिन अगर मैं, ये तो स्टील था FE250, लेकिन अगर मैं कंक्रीट के बारे में बात करूं तो इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ जो होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू स्टील। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि देखिए FE250 जब मैं बात किया था तो वो कैसे टाइप का मटेरियल था, वो आपके पास एक डक्टाइल मटेरियल था। ठीक है, लेकिन अगर कंक्रीट की बात करूंगा तो कंक्रीट कैसे टाइप का मटेरियल आपके पास एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट भी किसमें क्या होता है आपके पास, ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में क्या होता है, ये आपका वीक होता है। लेकिन अगर मैं स्टील की बात करूं तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। स्टील में क्या होता है आपके पास, टेंशन में स्ट्रांग होता है लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है, वो वीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को ओवरकम करने के लिए एक का जो ड्रॉबैक है वो दूसरा पूरा कर लेता है और दूसरे का जो ड्रॉबैक है वो पहला पूरा कर लेता है। इसलिए हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कंबाइन करके हम यहाँ पर यूज करते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम जहां पर भी अगर कंक्रीट अगर वीक में अगर टेंशन में अगर वीक है तो उसका जो ड्रॉबैक है वो कौन फुलफिल कर लेता है, आपका स्टील फुलफिल कर देता है उसकी प्रॉपर्टीज के कारण। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किसके लिए, कंक्रीट के बारे में बात करूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा, किससे, स्टील से। ठीक है, देखिए स्टील क्या था आपके पास, एक डक्टाइल मटेरियल था, पहले भी मैंने बता दिया। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी कंक्रीट के बारे में बात करूं तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो होता है वो कैसा आ जाएगा आपके पास, वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो टॉप जो पॉइंट है ये आपको, ये क्या लिया मैंने, दिस इज योर स्ट्रेन एप्सिलॉन एंड दिस इज योर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मैं बताऊं तो ये कैसा आपके पास एक नॉन लीनियर ग्राफ दिख रहा है। क्यों? देखिए नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट कैसा आपके पास, कंक्रीट इज अ इनइलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इनइलास्टिक मटेरियल है। इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि अगर यहां पर हुक्स लॉ की बात करूं, हुक्स लॉ क्या होता है आपके पास, हुक्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, यहां पर स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इसमें अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास इलास्टिक मटेरियल है तो स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, E इंटू एप्सिलॉन, यहां पर यंग्स मॉडुलस लगाते हैं। सिंस वहां पर अगर मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो स्टील इनिशियली कैसे बिहेव करता था, वो एज अ इलास्टिक मटेरियल बिहेव करता है वो। ठीक है, वो अगर मैं उसका स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ के बारे में बात करूं स्टील का तो वो कैसा होता है आपके पास, लीनियर ग्राफ बनता है शुरू में। ठीक है, अप टू द इलास्टिक पॉइंट। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंक्रीट के बारे में बात करूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, ये कैसे आपके पास, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे कंक्रीट के बारे में बात करूं, कंक्रीट के बारे में बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको जो ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको एक नॉन लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर जो कोडल IS 456 की अगर बात करें तो यहां पर इसको स्पेसिफाई करता है कि जो इसका जो टॉप जो पॉइंट है स्ट्रेस का, इसमें बोलता है कि आपको जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो मिलेगी, मैक्सिमम जो स्ट्रेस आपको मिलेगी ना, वो कौन से पॉइंट पे मिलेगा, जब आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.002, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 0.2% जो स्ट्रेन होगा उसमें आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद अगर आप फर्दर अगर आप स्ट्रेन इसमें आता है
तो वैल्यू क्या होते जाएगी, वो आपस बाद में डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग ग्रेड के लिए बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया 3 डेज का, जब मैंने उसको वो किया क्या बोलते हैं प्लेस किया और उसमें क्यूब में मैंने उसको सेटल किया, तब मैं अगर 3 डेज के बाद अगर मैं उसमें चेक करूंगा उसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर मैं 7 डेज के बाद चेक कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहां पर मुझे, अच्छा ये थोड़ा मैक्सिमम है ना, थोड़ा सा इधर बना होगा, ये क्या है आपके पास, अगर मैं 7 डेज की बात करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ग्राफ और ज्यादा इंक्रीज वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 28 डेज की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं 28 डेज की बात करूं, तो यहां पर आपको ये जो पीक पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास पीक पॉइंट मिलेगा वही आपके पास जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर एफसीके। ठीक है, दिस विल बी योर एफसीके। देखिए ग्राफ में बहुत ज्यादा ऊपर बना दिया हूं, आप यहाँ पे नीचे नीचे पे सबसे ऊपर 28 डेज, 7 डेज और 3 डेज के लिए अगर आप ग्राफ बनाते जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था 28 डेज में हमें जो वैल्यू मिलती है, 28 डेज में हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, एफसीके। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कब देखते हैं, आफ्टर 28 डेज। अगर मैं 7 डेज की अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो कितना मिल जाता है हमें, अराउंड 67% एफसीके, या फिर हम बोल सकते हैं अराउंड 2/3 ऑफ द एफसीके आपको मिलता है। सिमिलरली अगर मैं 3 डेज की बात करूं तो 3 डेज की बात करूं तो आपको कितना मिल जाता है, जस्ट उसका हाफ। ठीक है, ये हमने देख लिया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर मैं अलग अलग ग्रेड के लिए या फिर मैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर मैं बनाऊं, तो अगर मैं 3 डेज के बाद अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर जो एफसीके होगा वो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर स्मॉल मिलेगा। ठीक है, एफसीके मिलेगा ही नहीं, 50% ही मिलेगा। 28 डेज के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो ये जो टॉप जो पॉइंट होगा वो कहां पे मिलेगा आपको, 0.2% के स्ट्रेन में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आते आते यहां पर आपके पास 0.0035 या फिर 0.35% तक कभी ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था इनिशियल, आपके पास अगर मैं बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, तो कुछ इस टाइप से नॉन लीनियर बिहेव करता है, डिस्पाइट जैसा आपने स्टील के बारे में देखा था, तो वो शुरू में कैसा आपके पास एक लीनियर ग्राफ बनता है, उसके बाद अगर प्लास्टिक रीजन में जब जाता है, अल्टीमेट रीजन में जब जाता है, तो वहां पर नेकिंग वगैरह आते हैं तो ग्राफ नॉन लीनियर बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अब आपके पास ये तो बेसिक मैंने वो बता दिया। ठीक है, बेसिक जो ग्राफ बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का कंक्रीट के लिए वो कैसे टाइप का बनता है वो मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको IS 456 जो हमारे पास जो है IS कोड जो है, वो आपको क्या रिकमेंड करता है, ग्राफ की कौन सी वैल्यू लेने के लिए रिकमेंड करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर IS 456 के डिजाइन रिकमेंडेशन के बारे में मैंने पहले बात की थी आपसे। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि हमने वहां पर डिस्कस किया था कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो लोड होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने क्या बात की थी, वहां पर हमने देखा था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक थी, हमने उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमने देखा था वहां पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अगर मैं लोड कॉम्बिनेशन के लिए ले लूं, ठीक है, अगर लोड के लिए ले लूं तो हमने वहां पर देखा था डेड लोड, लाइव लोड, ये सब के लिए अलग अलग हम वहां पर क्या ले रहे थे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। मतलब हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि क्या हो जाए, जो लोड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कर सके, ज्यादा ले सके। तो सिमिलरली जैसे डिजाइन रिकमेंडेशन लोड के लिए दिया था, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए दिया था, एक और चीज मैंने बताया था आपको, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए बताया था मैंने, मटेरियल के लिए भी बताया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए सबसे पहले मैंने बात की थी कंक्रीट की। तो कंक्रीट में मैंने कितना बताया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मैंने बताया था 1.5 लेते हैं। सिमिलरली जब स्टील के लिए बताया था मैंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो वो कितना होता था आपके पास 1.15। रीजन क्या था उसका, रीजन ये था कि हमने अगर कंक्रीट में ज्यादा हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके रखा है, लेकिन स्टील में हमने कम लेके रखा है। क्यों, क्योंकि देखिए कंक्रीट जो होता है वो आपका फील्ड में बनता है। ठीक है, अगर फील्ड में बन रहा है, अगर उसको लेबर्स बना रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर्स उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे चांस होता है कि उसका कुछ ना कुछ वहां पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ एरर्स वगैरह आ सकते हैं, उसको प्रॉपर उसके परसेंटेज या फिर रेशियोज में उसको अगर हम बनाए ना तो इसलिए वहां पर हम जो सेफ्टी फैक्टर्स होता है उसको हम बढ़ा के लेके चलते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम रखते हैं। ठीक है, अंडर एस्टिमेट करते हैं उसकी
स्ट्रेंथ को। लेकिन अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील क्या होता है आपके पास, ये फैक्ट्री से बन के आता है, तो ऑब्वियसली अगर मशीन उसको बना रही है तो वहां पर मिस्टेक्स या फिर एक्यूरेसी क्या होगा, मिस्टेक्स कम होंगे, एक्यूरेसी उसकी बनाने की ज्यादा रहेगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सेफ्टी फैक्टर वहां पर कम लेके चलते हैं, मतलब हम उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू थी। तो अगर उसी में अपन आगे डील करेंगे तो यहां पर IS 456 क्या बोलता है कि ये तो आपके पास इनिशियल जो कर्व था, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अगर लेकिन मैं बात करूं यहां पर, तो ये आपको जो कर्व जो आपको बोलता है डील करने के लिए, डिजाइन कर्व के बारे में अगर मैं बताऊं स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये आपके पास क्या है, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। तो IS 456 क्या करता है, आपको एक आइडियलाइज्ड कर्व दे देता है। ठीक है, आइडियलाइज्ड कर्व की अगर बात करूं तो यहां पर ये कुछ इस टाइप से बिहेव करता है। आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है, देखिए इसके पहले मैंने क्या बताया था कि ये यहां से क्या हो गया आपके पास, जो एक्चुअल में जो कर्व होता है वो कैसा होता था हमारे पास, कि ऐसे जाके नीचे आ जाता था। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया, लेकिन यहां पर IS 456 क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, और ये यहां से कुछ इस टाइप से इसको आइडियलाइज्ड कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया उसने, आइडियलाइज्ड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है आपके पास, दिस इज योर आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये क्या आपके पास, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब यहां पर इसने ये बोला कि जो टॉप पॉइंट जो रीच कर रहा है ना, ये जो टॉप पॉइंट जो रीच कर रहा है, ये कितने पे रीच करता था हमारे पास, 0.2% स्ट्रेन में। तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 0.002 स्ट्रेन पे क्या करेगा यहां पर, ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका जो मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पर आएगा। सिमिलरली एंड जो पॉइंट है, तो यहां पर इसने बोला कि 0.35% स्ट्रेन में 0.0035 में क्या हो जाएगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसने IS 456 में हमने यहाँ पर जो कर्व को देखा, तो हमने कुछ इस टाइप के कर्व को देखा कि हमारे पास जो नॉन लीनियर जो ग्राफ था उसको उसने कन्वर्ट करके एक कैरेक्टरिस्टिक, एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में उसने वहां पर कन्वर्ट करके हमें इजी हो ताकि वैल्यू निकालना, उसने हमें ये बताया। ठीक है, सिमिलरली क्या किया उसने कि ये क्या था आपके पास, ये तो उसने कर्व को थोड़ा सा चेंज करके बता दिया, आइडियलाइज कर दिया। यहां पर इसने एक और टर्म के बारे में बताया कि आप यहां पर जो एक्चुअल में जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते थे, आप एक्चुअल वाली वैल्यू नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बताऊं तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व जो आया सेकंड, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया है, इसको मैं बोलूंगा ये क्या आपके पास, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सबसे पहले, अगर मान लीजिए मैं क्या बोला था कि जो सबसे टॉप पॉइंट जो आता है, जो सबसे मैक्सिमम जो आता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, इफ दिस इज योर FCK। ठीक है, सबसे ऊपर वाले के जो कर्व है, जो मैक्सिमम जो पॉइंट आएगा, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो क्या होगा आपके पास, दैट विल बी योर FCK। तो यहां पर इसने कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया और इसका वैल्यू बताया कि ये कितना है आपके पास, दिस इज योर 0.67 FCK। ठीक है, तो ये यहां पर क्या किया इसने, जो आपके पास जो FCK था ना, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके इसने क्या किया, यहां पर 67% को ही लिया। मतलब उसकी वैल्यू को क्या किया हमने, कम करके आपके पास जो भी स्ट्रेंथ आ रही थी, जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है यहां पर, अगर मान लीजिए 40 है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना ले लिया यहां पर, 2/3 इंटू 40 जो वैल्यू आएगी उसको ही लेके चला है। तो ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू को जो रिड्यूस किया ना, 67% जो यहाँ पे जो लिए हैं, मतलब 33 1/3 क्या किए उसको रिड्यूस जो कर लिए। ये क्यों रिड्यूस किए इसको, बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कॉन्क्रीट को अगर हम एक क्यूब में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक क्यूब में प्लेस कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो आती है वो क्या होती है, वहां पर ज्यादा आती है, क्योंकि लैटरल कन्फाइनमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था। लेकिन अगर मैं सिलेंडर में अगर मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ 28 डेज के बाद, अगर मैं सिलेंडर में प्लेस करके चेक किया उसकी स्ट्रेंथ को, तो वहां पर आप देख रहे थे कि कंपैरेटिवली विथ क्यूब वहां पर क्या हो रहा था आपके पास,
जो स्ट्रेंथ थी कंक्रीट की वो क्या हो रही थी, वहां पर कम हो रही थी। ठीक है, और हमें क्या करना है, थोड़ा सेफ साइड में भी जाना है। तो सिंस यहाँ पर अलग अलग अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या मिल रहा है आपको, कुछ वहां पर डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। तो क्या हो रहा है, वहां पर जो अलग अलग साइज पे हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सिलेंडर का जो डायमेंशन जो था वो अलग था। ठीक है, वहां पर अगर हम बात करते तो 300 इंटू 450 के बारे में बात करते थे। अगर मैं क्यूब के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या लेते थे हम, 150 mm का डायमेंशन पे हम बात करते थे। तो सिंस यहाँ पे साइज अलग अलग है तो दोनों पे मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो स्ट्रेंथ जो आ रही है कॉन्क्रीट की वो क्या आ रही है, वहां पर आपको डिफरेंट आपको मिल रहा है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे स्ट्रेंथ डिफरेंट मिल रहा है तो IS 456-2000 ने क्या किया कि आपका जो एक्चुअल में जो FCK आ रहा था, हम सिंस यहाँ पर अलग अलग साइज में अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो हम एक साइज के बारे में बात करें और साइज फैक्टर के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, कितना, 0.67। मतलब हमने यहाँ पर 1/3 वैल्यू को रिड्यूस कर लिया ताकि हम थोड़ा सेफ साइड पे चले जाए। चाहे आप जितने भी अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन के शेप में अगर आप उसको स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करेंगे तो कैसा भी आपके पास आए, आपके पास जो भी FCK आएगा आप उसको क्या करेंगे, आप वैल्यू कितनी लेंगे उसका, 0.67। इसके लिए क्यों लिए हम, बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एक्चुअल में जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअल में जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपके पास, 0.67 FCK। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो कितनी है आपके पास, 0.67 FCK। ठीक है, ये है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक और चीज बताया था, वो क्या बताया था, मैंने आपको डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। और क्या बोला था मैंने, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है आपके पास, डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्या, वो होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन क्या होता है आपके पास, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पूरा लिख लेता हूं मैं, अपॉन क्या बताया था मैंने, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले के बारे में बताया था जब मैं आपसे वाली टॉपिक डिस्कस कर रहा था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आई गेस। तो यहां पर मैंने डिजाइन स्ट्रेंथ बताया था क्या होता है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टील के बारे में तो बात कर नहीं रहे। अगर मैं कंक्रीट के बारे में बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो क्या बताया था आपको कि यहां पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल की बात करूं तो कंक्रीट के लिए कितना लिए थे हम, कंक्रीट के लिए लिए थे हम 1.5। और अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील के लिए कितने लिए थे हम, 1.15। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, IS 456-2000 के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहां पर डिस्कस किया था मैं, जब मैं आपसे लोड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता, लोड कॉम्बिनेशन जब हम देखे थे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, मैं अलग अलग टाइप के चार्ट के बारे में बताया था कि वहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया था, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो उसके पहले मैंने आपसे लोड से पहले मैंने आपके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल के बारे में भी बात किया था, जहां पर मैंने बताया था कंक्रीट का हम लेते हैं 1.5, स्टील का लेते हैं हम 1.15। तो अगर मैं यहां पर डिजाइन स्ट्रेंथ में पुट करूं तो मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, देखिए मैं बोला जब हम आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते हैं तो हम वहां पर FCK नहीं यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा रिड्यूस करके हम उसका एक अंडर एस्टिमेट वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, और वो क्यों करते हैं हम, बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर। तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना ले लेंगे, 0.67 FCK। तो मैंने यहाँ पर लिया, दिस इज योर 0.67 FCK अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करूं कंक्रीट के लिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर 1.5। तो आप यहाँ पे पुट करिए 0.67 FCK अपॉन 1.5, तो आपको ये अराउंड समवॉट कुछ 0.445 FCK मिलेगा। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा अराउंड कुछ 0.445 FCK। तो अगर मैं यहाँ से बताऊं तो ये क्या है आपके पास, दिस विल बी योर 0.445 FCK। और ये क्या है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है आपके पास, दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्या आपके पास, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व को,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, जितने भी मैं एनालिसिस करूंगा ना, जब मैं डिजाइन पार्ट में जब जाऊंगा तो जब भी मैं एनालिसिस करूंगा तो ये वाली वैल्यूज मैं लिखूंगा, ना कि मैं एफसीके से डील करूंगा, क्योंकि मेरे पास जब हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो स्ट्रेस आ रहा है कंक्रीट में वो कितना है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन कभी हम एक्चुअल वैल्यू को पुट करेंगे क्या, नहीं, हम डिजाइन वैल्यू को पुट करेंगे। डिजाइन वैल्यू क्या होगी, जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होगी उससे बहुत ज्यादा हम क्या लेंगे, कम ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले भी मैंने एक जिम का एग्जांपल बताया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, मान के चलिए जैसे मेरी स्ट्रेंथ का अगर मान लीजिए मैं 20 kg का मैं डंबल उठा सकता हूँ, ठीक है, 20 kg का मैं डंबल उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सेफ साइड में बताना है कि ठीक है मैं 20 kg का तो मैं उठा सकता हूँ, लेकिन सेफ साइड में क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ 10 kg का ही उठाइए, ठीक है, मतलब मुझे डिजाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ मैक्सिमम 10 kg का ही उठाइए, लेकिन एक्चुअल में बस स्ट्रेंथ कितनी है कि मैं 20 का भी मैं उठा सकता हूँ। सेम विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास कि मान लीजिए आपका जो मटेरियल है, मटेरियल की कैपेसिटी ज़्यादा है लोड उठाने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंस हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्या उसमें मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर उतना तो आएगा ही नहीं, हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, हम थोड़ा सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अगर 20 यूनिट्स की है तो हम क्या करेंगे, उसमें 10 यूनिट्स ही मान के चल रहे हैं। तो जो भी आपके पास जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी है, हम डिजाइन में एक्चुअल वैल्यू को नहीं रखेंगे, हम एक्चुअल वैल्यू को क्या करेंगे, हम उसको कम करके ही हम वहां पर पुट करेंगे। तो कितना कम किया हमने यहाँ पर, जो वैल्यू जो है वो कितनी आई, 0.445 FCK, ठीक है। ये डिजाइन क्या बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो एक्चुअल में जो FCK आ रहा था, अब वो डिजाइन में कितना हो गया आपके पास, 0.445 FCK आपको यहां से मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, तो आप जब भी डिजाइन करेंगे तो आपको जो डिजाइन जो स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो कितना लेंगे आप, 0.445 या फिर इसको आप 0.45 FCK भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना, आपसे पूछ सकता है कि ये 0.45 FCK हमने क्यों लिया है, तो क्योंकि क्या है ये डिजाइन स्ट्रेंथ है और FCK क्या था आपके पास, जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट क्या बोलूं मैं, आप यहां पे लिख लीजिए कि आपके पास IS 456 2000 रिकमेंड करता है, IS 456 2000 recommends the design strength of concrete to be taken as 0.445 या फिर 0.45 FCK, ठीक है। ये कैसे है आपके पास, परमिसिबल जो स्ट्रेंथ है वो कैसे है आपके पास, परमिसिबल मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ, परमिसिबल स्ट्रेंथ जो आई है वो क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब 0.67 FCK अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5, लेकिन कितना हो जाएगा ये 0.445 FCK, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज एट द strain of 0.2% or 0.002 and that stress value is called maximum compressive strength, maximum compressive strength of concrete, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मैंने क्या बताया आपके पास कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा स्ट्रेस का, ठीक है, जो स्ट्रेस का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी कितनी, 0.2% या फिर 0.002 पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू मिलेगा, और वही क्या होता है आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, ठीक है। तो यहां पर ये वाली वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कितनी,
0.2%, ठीक है। और ये अगर मैं डिज़ाइन रिकमेंडेशन की बात करूं तो यहाँ पर अप टू कहाँ तक लेते हैं हम इसको, ये हम लेते हैं मैक्सिमम जो फेलियर जो होगा वो कहाँ तक लेंगे हम 0.35% तक, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यू को याद रखिएगा 0.2% एंड 0.35% किसकी, स्ट्रेन की वैल्यू को, ठीक है। आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ये जो लिया है डिजाइन स्ट्रेंथ जो लिया है वो हमने कैसे लिया है। तो हमने क्या लिया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने देखा और उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपको यहाँ से मिल गया 0.45 FCK। अब देखिए ये जो 0.45 FCK है ना, कंक्रीट का जो डिजाइन जो स्ट्रेंथ है कितना है वो 0.45 FCK। जो भी मैं डिराइव करूंगा, ठीक है, आगे मैं जितने भी चीजें डिराइव करूंगा, जब डिजाइन करूंगा, एनालिसिस जब हम करेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हो गया, स्लैब हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो गया, जो भी हम करेंगे तो वहां पे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो मैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी लूंगा 0.45 FCK। मैं वहां पर कभी भी FCK यूज नहीं करूंगा। जब भी मैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करूंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करूंगा कंक्रीट का, तो वहां पर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ मैं लूंगा वो कितनी लूंगा 0.45 FCK, ठीक है। ये क्लियर है आपके पास। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है यंग्स मॉडुलस के बारे में। यंग्स मॉडुलस मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास अगर मैं हुक्स लॉ की बात करूं तो हुक्स लॉ क्या बोलता है आपको कि आपके पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, आपके पास स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ मैं लिमिट की बात करूं तो ये क्या बोलता है आपके पास, ये क्या होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट आपका जो स्ट्रेस है, लीनियर स्ट्रेस जो है वो क्या होगा आपके स्ट्रेन से आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये वाली जो इसका जो लिमिटेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो क्या देते हैं यहाँ पर, ये देते हैं हम यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये क्या आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूँ तो ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस जो डील करता है आपसे क्या बोलता है वो कि अगर आप एक यूनिएक्सियल अगर आप उसमें क्या बोलते हैं लोड लगाए हैं, एक्सियल लोड लगाए हैं, तो वहां पर जो लीनियर जो स्ट्रेस होगा और जो लीनियर जो स्ट्रेन होगा दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये हमेशा किस पे डील करता है आपके पास, विद इन इलास्टिक लिमिट पे डील करता है। लेकिन मैं आपको इसके पहले अभी जस्ट बताया कि मैंने आपको बोला कि कॉन्क्रीट क्या है आपके पास, कॉन्क्रीट आपके पास एक इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक मटेरियल है और इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो लीनियर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो था, स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व था वो क्या था आपके पास, कुछ इस टाइप से आ रहा था, ठीक है। यहां से 0.2% स्ट्रेन पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी और उसके बाद हम देख रहे थे वापस ग्राफ क्या हो रहा था आपके पास, डिक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपके पास कंक्रीट के आपके पास नॉन लीनियर आपके पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को शो करता है। तो यहां पर अपन कैसे शो करेंगे आपके पास, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा आपके पास, विद इन इलास्टिक लिमिट पे ही डील करता है। तो यहां पर ना कंक्रीट के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वाले को बोलते हैं हम इनिशियल टैंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टैंजेंट मॉडुलस। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड होता है आपके पास टैंजेंट मॉडुलस और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपके पास सेकंड मॉडुलस, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EIT से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ET से और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ES से, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं बोला कि आपके पास कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कैसा होना चाहिए आपके पास, विद इन इलास्टिक लिमिट में हम डील करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो शुरू का अगर मैं थोड़ा सा अगर पोर्शन लिया तो ये तो मैं थोड़ा स्ट्रेट बना दिया हूं, ऐसा नहीं होता है, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बना दिया था। एक्चुअल में कैसा ग्राफ बताया था मैंने, ऐसा बताया था,
ठीक है। तो इसको अगर मैं यहां तक अगर मैं डील कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसको मैं कहां तक डील कर रहा हूं, थोड़ा इसी को मैग्नीफाई करके मैं बता रहा हूं कि जो शुरू के इनिशियल पार्ट को अगर मैं डील किया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस आया, थोड़ा सा इनिशियल पार्ट की अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो अगर मैं इनिशियली देखूंगा तो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत ये लीनियर जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल मतलब एक शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर मैं बोल सकता हूं कि वहां पर हाँ ये थोड़ा सा अपन देख सकते हैं बिहेवियर कैसा आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा लीनियर आपको देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जैसे अपन लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ग्राफ लीनियर नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जब भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और एक हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो हमेशा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दूसरा होता है आपके पास लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, डील करूंगा आपसे शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहां पर हम तीन टाइप के मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो अगर मैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले वाली की बात कर रहा हूं, क्या है ये, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है आपके पास, तो यहां पर बात करेंगे अपन देखिए बेसिकली होता है क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मॉडुलस है वो क्या आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जनरली ये क्या होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्लोप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के बारे में बात करूं तो ये होता है आपके पास it is the slope of stress strain curve of concrete. It is the slope of stress strain curve of concrete at the origin, ठीक है, at the origin। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने एक शॉर्ट टर्म को मैंने लिया यहां पर उसके ग्राफ को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के। तो अगर मैं ये क्या आपके पास ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से इस कर्व का अगर मैं ग्राफ लिया, सॉरी स्लोप लिया, इस कर्व का मैं क्या लिया, स्लोप लिया, जैसे कि यहां से अगर मैं स्लोप ले रहा हूं तो ये कुछ इस टाइप से क्या मिला मुझे, इस ग्राफ का मुझे स्लोप मिल रहा है। तो ये वाला जो एंगल जो होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा मेरे पास, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है, ये क्या आपके पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ओरिजिन से मैं ये वाला जो कर्व था मैं इसका क्या ले रहा हूँ, स्लोप ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस यहाँ से देखने को मिलेगा। समझ में आया, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से हमें स्लोप लेना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड बात करूँ, सेकेंड क्या है मेरे पास, सेकेंड है मेरे पास टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस ET, ठीक है, ET। तो ये बोलते हैं आपके पास इट इज द स्लोप ऑफ, इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट एट एनी पॉइंट, ठीक है। जो आपके पास जो कर्व है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपको मिला है उसका आप कोई भी पॉइंट ले लो और वहां से आप क्या बना लो, उसका एक टेंजेंट बना के जो आपको जो स्लोप मिल रहा है उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा आपके पास टेंजेंट मॉडुलस हो जाएगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वाला पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, एनी पॉइंट, ठीक है, मैंने यहाँ से ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इसका आप टेंजेंट बना लीजिए, इसका टेंजेंट कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, ऐसा आपको टेंजेंट मिल रहा है। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल से अगर मैं इसका देखा एंगल देखा तो ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, दिस इज योर टेंजेंट मॉडुलस। समझ में आया, फर्स्ट और सेकंड वाले में डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट वाला इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या बोल रहा है कि आप ओरिजिन से, जो ओरिजिन पॉइंट है ना ओ पॉइंट, ओरिजिन से आप ये वाला जो कर्व था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, उसका जो आपके पास जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, ओरिजिन से आपको जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा आपके पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होगा।
सेकंड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, टेंजेंट मॉड्यूलस ये बोल रहा है कि जो कर्व जो आपने बनाया उसका कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो वो कोई से पॉइंट पे आप क्या बनाइए, एक टेंजेंट मारिए, और वो टेंजेंट का आपके पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा आपके पास, दैट इज योर टेंजेंट मॉड्यूलस। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में क्या बोला है, थर्ड बताया आपको सेकेंड मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई एस से, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई एस से। इसको आप स्टील मत सोच लेना, स्टील वाली का भी यंग्स मॉड्यूलस को हम ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप, ये क्या आपके पास सेकेंड मॉड्यूलस है। तो ये बोलता है इट इज द लाइन joining the origin to any point of the stress strain curve। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जैसे कि अगर मैं यहां पर नेक्स्ट अगर मैं बात किया, ठीक है, अब मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये वाला पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो लाइन है, ये वाले पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो लाइन है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा ये क्या है मेरे पास, सेकेंड मॉड्यूलस है। समझ में आया। आप चाहे वो पॉइंट आप यहां पर भी ले सकते हैं, आप वो पॉइंट यहां पर भी ले सकते हैं। तो जो पॉइंट और ओरिजिन के बीच में जो आपके पास जो लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर सेकेंड मॉड्यूलस। समझ में आया। तो ये तीन टाइप के आपको मॉड्यूलस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें से इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस को हम डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। समझ में आया यहाँ पर। चलिए, तो अपन सबसे पहला जो टर्म जो मैं बताया आपको कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, सबसे पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म में। तो अब आते हैं अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस के लिए तीन पैरामीटर है। एक आपके पास इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस है, दूसरा आपके पास टेंजेंट मॉड्यूलस है, और थर्ड क्या आपके पास सेकंड मॉड्यूलस है। तो इनकी हेल्प से हमें क्या डिराइव करना है, हमें बताना है शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर आपके पास जो IS 456 जो है लेटेस्ट वाला, ठीक है, ये आपको रिकमेंड करता है दैट द शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको EC से। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं EC से। C क्या है आपके पास, कॉन्क्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, is the value of second modulus at the point 1/3 of the maximum compressive strength, 1/3 of the maximum compressive strength। ठीक है, अब ये पॉइंट समझना कि आपके पास IS 456 क्या रिकमेंड कर रहा है। आपको बोल रहे हैं कि ये जो ग्राफ आप जो समझे, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, मैंने आपको तीन मॉड्यूलस आपको बताया, कौन कौन सा, सबसे पहला इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, दूसरा बताया था आपको टेंजेंट मॉड्यूलस, और थर्ड क्या बताया था आपको, सेकेंड मॉड्यूलस। तो आपको जो IS 456 क्या रिकमेंड कर रहा है, ये बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप निकाल रहे हो कंक्रीट का, तो ये किस पे डील कर रहा है, ये सेकंड मॉड्यूलस पे डील कर रहा है। कब, कौन से वैल्यू पे, जब आपके पास पॉइंट कौन सा है, 1/3 ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ग्राफ से देख के समझते हैं, तब इजीली समझ में आएगा। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेस है, और ये क्या है मेरे पास, स्ट्रेन। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या लिया मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया, तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम वाला जो पॉइंट होता है, मैक्सिमम वाला पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं FCK से। कहां पर आता है ये, 0.2% स्ट्रेन पे आपको यहां पर मिलता है।
तो आपको बोल रहा है आपके पास जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, उसका एट द पॉइंट 1/3, मतलब आप इसका जितनी भी इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जितनी भी आई हो उसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 3 से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ FCK/3, उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपके पास, ये वाला पॉइंट, अब ये वाले पॉइंट से आप क्या यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, आप सेकेंड मॉड्यूलस ड्रॉ कर दीजिए। तो सेकेंड मॉड्यूलस क्या होता है आपके पास, इट इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू एनी पॉइंट, जो भी आपके पास पॉइंट स्पेसिफाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करिए, आप यहाँ से ये वाली वैल्यू जो ओरिजिन है, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, और इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा हमारे पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया? देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों किए, हम यहाँ पर डिवाइड बाय 3 क्यों किए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास जो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो हम कहाँ पर डील करते हैं, उसको हम डील करते हैं इलास्टिक रेंज के अंदर, ठीक है, इलास्टिक रेंज के अंदर डील करते हैं। अब आप ये पता है कि देखिए कॉन्क्रीट का जो ग्राफ है वो तो नॉन लीनियर है, वो हमें पता है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ छोटे पॉइंट पे, कुछ छोटे ड्यूरेशन पे कहीं ना कहीं तो वो लीनियरली बिहेव किया होगा, आगे जाके भले ही नॉन लीनियर हो गया होगा, लेकिन शुरू के कुछ इनिशियल फेज में वो क्या हो सकता है, वो लीनियर वहां पर बिहेव किया होगा। सिंस यहाँ पर हम सिर्फ स्टार्टिंग के शुरू का ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के कुछ टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, शुरू के शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर IS कोड रिकमेंड करता है कि आपके पास जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की जो है EC, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5000 √FC के। उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 5000 √FC के। और ये कहाँ से हमने लिया है, IS 456 2000 से रिकमेंड किया गया वैल्यू कितनी, 5000 √FC के, ठीक है। FC के क्या रखोगे आप, इसको न्यूटन पर mm² में रखना, और ये भी किस में आएगा आपके पास, न्यूटन पर mm² में आएगा। समझ में आया आपके पास कि ये जो शॉर्ट टर्म आपके पास क्या था, ये कौन से वाले पे डील करता है, ये सेकेंड मॉडुलस पे डील करता है। और कब लेते हैं हम इसमें, जब आपके पास जो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका जो 1/3 जो रहेगा, उस पॉइंट से आप ओरिजिन से अगर आप लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कोड आपको याद रखना है। कभी भी आपको दिया गया है कि आपको शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे देगा M20, M25, M30 जो भी दिया रहेगा, आप वहां से बस ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे 20, 25, 30 जो भी गिवन है, और वहां से आप EC आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। पुराना जो आपके पास जो पहला जो लिमिट स्टेट जो आया था, ठीक है, कोड जो रिवाइज हुआ था 1978 में LSM सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे। फिर उसके बाद जो रिवीजन जो हुआ था LSM का वो क्या था आपके पास, 2000 में हमने उसको रिवाइज किया था कोड को। तो सबसे पहले कब आया था, 1978 में। तो इस कोड में हमारे पास जो वैल्यू होती थी EC की वो होती थी 5700 √FC के, ठीक है। EC की वैल्यू कितनी होती थी, 5700 √FC के। बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, AE वगैरह में आपको यहाँ पर खासकर JEE में जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम SSC वगैरह जो होता है वहाँ पर आपको बोल देता है कि जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में आपको ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। लेकिन आप हमेशा कौन सा यूज करेंगे, आप लेटेस्ट वाला जो रहेगा, जो हम जो 2000 में जो लेटेस्ट जो कोड आया है, आप उसमें ये वाली वैल्यू चूज करेंगे, ये वाली वैल्यू चूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1978 में जो वैल्यू जो हुई थी वो क्या थी आपके पास 5700 √FC के, बट 2000 में रिवाइज हो गया, कितना हो गया 5000 √FC के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या था आपके पास, हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बात करते, शॉर्ट टर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करते, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, FCK/3 लिया। अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर क्या होगा, लोडिंग कैसी होगी, वहाँ पे सस्टेन्ड लोडिंग होगी, तो वहां पर आपको यहाँ पर क्रीप और श्रिंकेज वगैरह के भी आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो हमने एकदम कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने यहाँ पे बात की,
लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म में आपको आपको वहां पर क्रीप और श्रिंकेज वगैरह के भी इफेक्ट देखने को मिलेंगे कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सिंस लॉन्ग टर्म में आपके पास क्रीप और उसके भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, ठीक है, मैं यहां पर बात करूं लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करूं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ECL से। L क्या है आपके पास, लॉन्ग टर्म कंक्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ECL की, ये होती है आपके पास EC अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। ये कितना होता है आपके पास, EC अपॉन 1 प्लस थीटा। EC मैंने आपको बताया पहले, ये क्या आपके पास शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 5000 अंडर रूट FC के। थीटा जो है, थीटा है आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट, थीटा क्या है आपके पास है क्रीप कोएफिशिएंट। तो यहां पर अब आप बोलोगे कि सर ये क्रीप क्या होता है, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। क्रीप का पूरा एक टॉपिक होगा, तो पहले मैं क्रीप समझा दूंगा क्रीप होता क्या है, फिर उसके बाद जो थीटा की जो वैल्यू होती है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, वाली वैल्यू भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर दो टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म का भी आपको बता दिया और शॉर्ट टर्म का भी आपको मैंने समझा दिया था कि कैसे हमें निकालना है।